वेलकम टू ह्यूमन टेल्स एंथ्रोपोलॉजी। आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ये यूनिट 6 एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, जिसमें कि सारी थ्योरीज होंगी। थ्योरी सेक्शन के अंदर हमें ये सारे थ्योरीज कवर करने हैं, राइट। इसमें सबसे पहला हम कवर करेंगे क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। इसके अंदर कुछ थिंकर्स हैं, राइट। इन्होंने क्या कहा, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, ये हम स्पेसिफिकली देखेंगे। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के अंदर कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स थे जिनके बारे में क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। एल.एच. मॉर्गन, ई.बी. टायलर, जेम्स फ्रेजर, हर्बर्ट स्पेंसर एंड मॉन्टेस्क्यू। ओके, ये पहले तीन थिंकर्स, इनके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या फिर क्लासिकल एवोल्यूशन एक्सप्लेन करो, ये पूछा जा सकता है, राइट, थियोरेटिकल में। ये जो तीन थिंकर्स हैं, देखो, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉन्टेस्क्यू, ये क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट नहीं थे, लेकिन इनके आइडियाज से इंस्पायर होके इन तीन थिंकर्स ने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के अंदर अपने आइडियाज रखे। ओके, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के अंदर जो एवोल्यूशनिस्ट थे, इन्हें तीन स्कूल में डिवाइड करते हैं, राइट। ब्रिटिश स्कूल, अमेरिकन एंड जर्मन स्कूल, राइट। ब्रिटिश के अंदर आते हैं ई.बी. टायलर एंड H.J.S. मेन। अमेरिकन के अंदर आते हैं एल.एच. मॉर्गन। जर्मन स्कूल में आते हैं बैचेफन एंड बैस्टियन। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म थियोरी शुरू करने के पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है कल्चरल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, राइट। जो कल्चरल एवोल्यूशन होता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो कल्चर डेफिनेशन क्या होता है। एक स्पेसिफिक साइट पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुई, वहाँ किस तरह के टूल्स मिले, किस तरह के वहाँ पे रहने की जगह मिली, राइट, किस तरह के बोन्स मिले, टूल्स, राइट, यूटेंसिल्स वगैरह, वो सारी की सारे जो टूल्स थे वो एक कल्चर को डिफाइन करते हैं, राइट। उसी कल्चर के अंदर आपका इंक्लूड होता है क्या, लैंग्वेज, राइट। अगर वो किसी तरह के पिक्चर्स मिल रहे हैं आपको, स्टोन के ऊपर बने हुए, एनग्रेव्ड है जो, तो वो भी एक कल्चर को डिफाइन करता है, राइट। वहाँ उस स्पेसिफिक कल्चर की विशेषताओं को बताता है। ओके, जो कल्चरल एवोल्यूशन होता है, ये जेनेटिकली इंडिपेंडेंट होता है, इसका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वहीं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखा जाए तो हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कई बार डिस्कस किया है कि कंप्लीटली जेनेटिक बेस्ड होता है, राइट। अब कल्चरल एवोल्यूशन में एक फीचर होता है कल्चरल पैरेलल्स, मतलब कि अगर दो कल्चर्स हैं और वो फिजिकली डिवाइडेड हैं, जोग्राफिकली डिवाइडेड हैं, अलग अलग एरिया में हैं, राइट। अगर इस कल्चर के अंदर कोई एक फीचर है जो इस कल्चर में भी पाई जाती है, इसे हम कल्चरल पैरेलल कहते हैं, राइट। सेम फीचर दो अलग अलग जोग्राफिकली डिस्टेंट कल्चर में पाया जाना, इसे हम कल्चरल पैरेलल कहते हैं, राइट। ये एक फीचर होता है कल्चरल एवोल्यूशन का। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन या तो डाइवर्जेंट होता है या फिर कन्वर्जेंट होता है, मतलब कि किसी एक स्पीसीज का दो सब स्पीसीज में डिवाइड हो जाना, इसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं, राइट। कन्वर्जेंट मतलब कि दो स्पीसीज हैं, राइट, अब इनके बीच में मेटिंग हो रही है, जोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं है, राइट, और जेनेटिकली कंपैटिबल भी है, क्या, इनके ऑफस्प्रिंग, इनके बच्चे, राइट। तो ये दोनों मिल के एक नए स्पीसीज को जन्म देंगे, इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जेंट मतलब कि दो, यहाँ पे डिवीजन होना, कन्वर्जेंट मतलब कि दो स्पीसीज मिलके एक नया स्पीसीज पैदा करना, राइट। ये फीचर होता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का, राइट। अब कल्चरल एवोल्यूशन में डाइवर्जेंट ट्रेंड्स या फिर कल्चरल डिफरेंसेस को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में डाइवर्जेंट नेचर को ही देखा जाता है बेसिकली, मतलब कि दो स्पीसीज मिलके एक स्पीसीज बना रही। इसके एग्जांपल्स आपने बहुत कम देखे होंगे, लेकिन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर इस फिनोमिना को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है, राइट, डाइवर्जेंट नेचर को, राइट। अब कल्चरल एवोल्यूशन में एक डिफ्यूजन नाम की चीज़ होती है। डिफ्यूजन क्या होता है कि ये दो कल्चर्स हैं, अब यहाँ के इंडिविजुअल्स आना जाना शुरू करते हैं, माइग्रेशन शुरू होता है, राइट। कल्चर्स C2 का जो इंडिविजुअल जब C1 में जाएगा तो ये यहाँ के अपने कुछ फीचर्स लेके जाएगा, अपना उसकी जो हैबिट्स हैं वो लेके आएगा, राइट। C1 के इंडिविजुअल्स उसे अब्जॉर्ब करेंगे। इस तरह के दोनों कल्चर्स में एक्सचेंज होता है, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, राइट। डिफ्यूजन किस चीज़ का, कल्चरल ट्रेड्स का, राइट।
कल्चरल ट्रेट्स एक बेसिक यूनिट होता है एक कल्चर का, जैसे कि हम जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी के हिसाब से, राइट। कल्चरल ट्रेट यहाँ पे होता है कल्चर का बेसिक यूनिट, राइट। डिफ्यूजन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस मतलब कि सेम कंसेप्ट अगर कल्चर में लगाएं, ये जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हमने कंसेप्ट लगाया था, राइट। दो कल्चर का इतना ज़्यादा घुलना मिलना, राइट, कि अब उनमें डिस्टिंक्शन बहुत कम रह गई है, राइट। एक तरह से कन्वर्ज हो जाते हैं वो, राइट। अब दोनों के फीचर्स यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, कुछ C1 के रहेंगे, कुछ C2 के सर्वाइव करेंगे, तो ये कन्वर्जेंस हुआ कि नहीं, राइट। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में जो प्रोसेस होता है वो सब्सटीट्यूटिव होता है। प्रोसेस इज सब्सटीट्यूटिव का मतलब कोई एक फीचर जो कि पुराना है अब ये नए फीचर में बदल रहा है, तो ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। ये नए में बदल गया, इसे हम सब्सटीट्यूशन कहते हैं, राइट। कल्चरल एवोल्यूशन एड्स कॉम्प्लेक्सिटी। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन या तो सिंप्लीफाई करता है या फिर कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ओके। सिंप्लीफाई में आप ऐसा समझो कि जैसे कि स्नेक्स के पहले लिम्स हुआ करते थे, ओवर द टाइम लिम्स का यूज़ ना होने के कारण उसके लिम्स गायब हो गए, ये एक एवोल्यूशन था, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ है, एक फीचर का सिंप्लीफिकेशन हो गया उसके फिजिकल फॉर्म में, राइट। सुपीरियर फॉर्म्स सरपास अदर फॉर्म्स, मतलब कि अगर कोई कल्चर सुपीरियर है बाकी कल्चर के कंपैरिजन में, C2 C3 के कंपैरिजन में, तो ये इनको सरपास कर जाएगा, बेसिकली लाइक अ रेस, राइट। लेकिन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में क्या होता है कि जो सुपीरियर फॉर्म होता है वो रिप्लेस कर देता है अपने से नीचे फॉर्म्स को, इन्फीरियर फॉर्म्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है, राइट। क्योंकि यहाँ जो नेचुरल सिलेक्शन वाली बात है ये यहाँ पे रोल प्ले करता है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। इट रिवील्स चेंज इन अ सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एवोल्यूशन कुछ सालों में तो होता नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेंचुरीज, एराज लगते हैं इसमें, राइट। बेसिकली टाइम के एक पॉइंट पे कोई चेंज आया, राइट। अब ये चेंज ओवर द टाइम जब रिपीट होता है कई जनरेशन्स में, तब वो फाइनली अपना प्योर फॉर्म ऑफ चेंज एग्जिबिट करता है, मतलब काफ़ी जनरेशन्स, काफ़ी मे बी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद, राइट। इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, ओके। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब कि फर्स्ट स्टेज में कोई चेंज आया, ये चेंज ऐड होके सेकेंड स्टेज में जाएगा, फिर इसमें कोई चेंज आया तो ये थर्ड स्टेप में ऐड होगा, मतलब कि ये एडिशन होता जाता है, ये जो चेंज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इसे हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं, राइट। इट इज़ ए कंटिन्यूस सीक्वेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ओके। अब कल्चरल एवोल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, तीन टाइप होते हैं, यूनिलीनियर, यूनिवर्सल एंड मल्टीलीनियर। यूनिलीनियर, यूनिवर्सल एंड मल्टीलीनियर। देखो यूनिलीनियर मतलब कि एक इन अ सिंगल लाइन, राइट। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये इसको कंप्लीटली, ये जो सर्कल है इसे कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, राइट। कुछ इस तरह से सिंगल लाइन में एवोल्यूशन होता है, राइट। यूनिवर्सल मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी जोग्राफी है, बहुत सारा यहाँ पे टेरेन्स है, राइट। अब यहाँ पे जो अलग अलग कल्चर्स पाए जाएंगे, सपोज दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, C4, C5। सो ये जोग्राफिकली डिस्टिंक्ट अलग अलग कल्चर्स हैं, राइट। सो अगर इन सारे कल्चर्स में एक सिमिलर तरह का एवोल्यूशनरी चेंज आए, मतलब कि उनके कल्चरल ट्रेट में, उनके फीचर में, इसे हम यूनिवर्सल एवोल्यूशन कहेंगे, राइट। ऑल ओवर द ग्लोब सारे कल्चर में होना, इसे हम यूनिवर्सल नेचर कहेंगे, ओके। अब मल्टीलीनियर में क्या होता है,
अलग अलग डायरेक्शन में, राइट? ये सिंगल लाइन पे नहीं है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल लाइंस बन रही हैं, राइट? सो एक कल्चर इवॉल्व होते होते अलग अलग फॉर्म्स में इवॉल्व हो रहा है, राइट? ये सब, ये एक ही, इनका रूट में क्या होगा, एक सिंगल कल्चरल फॉर्म होगा, राइट? लेकिन ओवर द टाइम और जोग्राफिकली सेपरेट होने के कारण ये अपने अपने अलग अलग कल्चर्स में इवॉल्व हो जाते हैं। इसे हम मल्टी लीनियर एवोल्यूशन कहते हैं, राइट? अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एवोल्यूशन और जनरल एवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, ओके? देखो, स्पेसिफिक एवोल्यूशन सब्स्टिट्यूटिव नेचर का होता है, मतलब कि अगर कोई एक फीचर था, एवोल्यूशन के बाद ये कंप्लीटली डिफरेंट फीचर बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाना, ओके? मतलब किसी ने उसकी पोजीशन ले ली, इसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ओके? जनरल एवोल्यूशन में क्या होता है कि एडिटिव नेचर होता है। आपके पास ये सारे के सारे ट्रेट्स हैं, राइट? इसमें एक और ऐड हो गया, राइट? सो ये एडिटिव नेचर का होता है जनरल एवोल्यूशन, ओके? कंसर्न्स विद द लाइन ऑफ डिसेंट, मतलब कि जितने भी जनरेशन होते हैं, जनरेशन G1 टू G2 G3, मतलब कि जो डिसेंसी है, डिसेंट जो होता है हर जनरेशन, है ना, उसके ऊपर ये आधारित होता है स्पेसिफिक एवोल्यूशन, ओके? जनरल एवोल्यूशन क्या होता है, कंसर्न विद कैरेक्टर्स ऑफ प्रोग्रेस। जनरल एवोल्यूशन बेसिकली, अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर समय के साथ कैसे चेंज होता है, कैसे प्रोग्रेस होता है, इसे हम जनरल एवोल्यूशन में काउंट करेंगे, ओके? न्यूअर फॉर्म्स रिप्लेस ओल्डर फॉर्म्स, न्यूअर फॉर्म्स सरपासेस ओल्डर फॉर्म्स। सो अगर इस तरह से देखा जाए तो जनरल एवोल्यूशन के जो फीचर्स हैं वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से काफ़ी मिलते हैं, राइट? एवोल्यूशन ऑफ कल्चर इन्वॉल्विंग कल्चरल डाइवर्सिटी टू डेवलपमेंट ऑफ लोकल कल्चर्स। अब देखो, लोकल इंडिविजुअल्स कुछ जब कैरेक्टरिस्टिक, किसी हैबिट या ट्रेट को इन्वेंट करते हैं तो वो लोकल इन्फ्लुएंस हो गया, राइट? सो इस चीज़ को स्पेसिफिक एवोल्यूशन में हम काउंट करते हैं, ओके? एवोल्यूशन ऑफ कल्चर इन सक्सेसिव फॉर्मेट्स, दैट इज फ्रॉम सैवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइज्ड। देखो, ये जो एग्जाम्पल है, पहले सैवेज थे, जंगली टाइप के नोमैड्स थे, राइट? उससे हम बार्बरिज्म बने, एग्रीकल्चरल वगैरह आया, राइट? देन टू सिविलाइज्ड, टाउनशिप, ये सब चीज़ें होना। तो ये एक सिंगल लाइन में एवोल्यूशन हो रहा है। इस सेम चीज़ को हम यूनिलीनियर एवोल्यूशन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ओके? इट इज़ ब्रॉट अपॉन बाय लोकलाइज्ड फैक्टर्स लाइक इन्वायरमेंट, डिफ्यूजन, इन्वेंशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, लोकल इंडिविजुअल्स जब अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपना ही इन्वेंशन करते हैं, या फिर दूसरे कल्चर से मिल के आते हैं, दूसरे कल्चर के लोगों से, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं क्या, स्पेसिफिक एवोल्यूशन में, ओके? ऑल डाइवर्सिटीज मर्ज इनटू लार्जर पैटर्न्स। सो बेसिकली जनरल एवोल्यूशन एक लार्जर पिक्चर होता है, ओके? जितने भी चेंजेस या अलग अलग तरह के प्रकार के लोग जब एक साथ एक पॉपुलेशन में आते हैं और उस कल्चर को डिफाइन करते हैं, तो ये एक लार्जर पैटर्न उस कल्चर का रिफ्लेक्ट करता है, राइट? सो ये एक कंप्लीट जनरल एवोल्यूशन की बात हो गई, ओके? स्पेसिफिक कल्चर्स अराइज, डिफ्यूज और बिकम डिस्टिंक्ट। यहाँ पे प्रोग्रेस इज की नोट ऑफ जनरल एवोल्यूशन, मतलब कि एक ओवर द एरिया उस पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक कोई स्पेसिफिक कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, ये सारा जनरल एवोल्यूशन के अंदर आता है। स्पेसिफिक एवोल्यूशन के अंदर कोई एक स्पेसिफिक कल्चर को लिया जाता है, राइट? उसने कितने कल्चर को जन्म दिया, ये दिया देखा जाता है कि उसमें जनरेशन वाइज क्या डिफरेंसेस आए, मतलब कि डिसेंट सिस्टम, राइट? इसे हम स्पेसिफिक एवोल्यूशन कहेंगे, ओके? सो अब हम शुरू करते हैं हमारे थियोरेटिकल पोर्शन को, ओके? सो बेसिक पोस्टुलेट्स क्या है क्लासिकल एवोल्यूशनरी स्कीम के, ये हम समझते हैं, ओके? हेलो, देखो, यही थे क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स जिन्होंने कहा था कि जो रेशियल सुपीरियोरिटी की एक जो थ्योरी चली थी, राइट? वाइट मैन
वाइट मैंस बर्डन, राइट, और गोरे लोग खुद को रेशियली सुपीरियर समझते थे। तो इन्होंने ये कहा कि जो रेशियल सुपीरियॉरिटी है ये एक मिथ है, दिस इज़ नॉट ट्रू, और ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल आइडिया है। जेनेटिकली, फिजिकली, ओवर ओवर द टाइम, इवन कल्चरली ये चीज़ प्रूव नहीं होती। ओके, यहाँ पे दे इंडिकेट दैट मैन काइंड वॉज इन यूनिटी, मतलब कि मैन काइंड एज ए ह्यूमन्स अलग अलग कल्चर में ही क्यों ना प्रेजेंट हो, उन सब का एवोल्यूशन एक यूनिलीनियर वे में हो रहा था। मतलब कि सारे के सारे इंसान एक समय पे सैवेज थे, राइट, सैवेज से फिर बार्बरिज्म पे आए, बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन पे आए। ओके, तो भले वो जोग्राफिकली कल्चर में कितना दूर क्यों ना हो, लेकिन एक यूनिलीनियर फैशन में ही इनका एवोल्यूशन हो रहा है। तो रेशियल सुपीरियॉरिटी की तो बात ही नहीं होती। इस चीज़ को इन्होंने डिबंक किया सबसे पहला। इनका सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि एंसेस्ट्रल स्टेज ऑफ कल्चरल प्रोग्रेस, मतलब कि जो एंसेस्ट्रल स्टेज था हमारे कल्चर का, वो आज ट्राइबल सोसाइटी दर्शाता है। ओके, मतलब कि ट्राइबल सोसाइटी बेसिकली एक तरह का रेमिनेसेंट है, मतलब कि एक ऐसा रिमेनिंग पार्ट है आज की डेट पे जो एग्जिस्ट करता है, जो कि दर्शाता है कि हमारे एंसेस्ट्रल स्टेज क्या था, पुराना स्टेज क्या था हमारे कल्चरल प्रोग्रेस का। इनका ये भी कहना है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती है इन्हें इन्फीरियर ना माना जाए, एंड दे शुड नॉट बी रिडिक्यूल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविलाइजेशन। देखो, सिविलाइजेशन डेवलपमेंट के नाम पे ट्राइबल सोसाइटी को कहते हैं ना पिछड़ा है, कुछ इनका अपना कुछ है नहीं, अब एजुकेशन लिटरेसी वगैरह कुछ लेना नहीं है, राइट। तो इनका यही कहना है कि इन्फीरियर ट्रीट ना किया जाए, राइट। और सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से इन्हें क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए। मतलब कि जैसे हम टाउनशिप में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, तो हमारे देखने का नज़रिया अलग है, तो हम अपने नज़रिए से ना देखें, उन्हें उनके नज़रिए से देखा जाए, ये इनका कहना है। दिस इज सेकेंड पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल, कल्चरल सर्वाइवल समझाते हैं। सो बेसिकली कल्चरल सर्वाइवल क्या होता है, ये कुछ इस तरह के कस्टम्स थे पुराने, जो कि उस कल्चर के इंडिविजुअल्स के हैबिट के थ्रू इन्फोर्स होता था, राइट। मतलब कि उस समय के जो इंडिविजुअल्स थे उनके हैबिट्स के कारण वो आज भी हमारे कल्चर में प्रेजेंट है, राइट। सो हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ कल्चरली एडवांस्ड एनवायरमेंट विच वर एसेंशियली कस्टम्स ऑफ अ प्रिमिटिव कल्चर। बेसिकली इनका ये कहना है कि आज के कल्चरली एडवांस एनवायरमेंट में कुछ ऐसे हैबिट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि कल्चरल प्रोग्रेस की टाइमलाइन में देखा जाए तो जो सबसे पहले एंसेस्ट्रल स्टेज था हमारा, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी, वहाँ से वो हैबिट आज तक चली आ रही है। ओके, तो इसे हम कल्चरल सर्वाइवल कहते हैं। ऐसे कल्चरल ट्रेट्स, ऐसे कल्चरल हैबिट्स जो कि ओवर द टाइम सर्वाइव किए हैं, राइट, इन्हें कल्चरल सर्वाइवल कहते हैं। ओके, ह्यूमन कल्चर हैज़ अंडरगॉन प्रोग्रेसिव एंड क्यूमुलेटिव चेंजेस। देखो, क्यूमुलेटिव मैंने समझाया था, स्टेज नंबर 1, यहाँ पे जो प्रोग्रेस हुआ वो स्टेज नंबर 2 में ऐड होता है, राइट, इसे हम क्यूमुलेटिव कहते हैं, राइट। सो 19th सेंचुरी में बहुत ही प्रोग्रेस हुआ था, राइट। ना कंपेरिजन बिटवीन प्रिमिटिव कल्चर टू सिविलाइज्ड कल्चर इंडिकेटिंग दैट सिविलाइजेशन हैज़ इवॉल्व फ्रॉम प्रिमिटिव कल्चर बीइंग देयर एंसेस्टर। इनका बेसिकली इस पॉइंट का इस कहना है कि हमारा कल्चर, हर कल्चर एक सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्स कल्चर की ओर इवॉल्व हुआ है, और ये हर जगह हुआ, हर कल्चर में हुआ, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका हो। ओके, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड होमोजेनिटी टू हेट्रोजेनिटी। ठीक है, उस वक्त चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अनसर्टन होती थी, जैसे कि इन्वायरमेंट को नहीं समझ पाना। सो उसके लिए जैसे कि रेन गॉड, फर्टिलिटी गॉड, इस तरह के बहुत से गॉड्स बनाते थे, क्योंकि उस वक्त नेचुरल फिनोमिना को समझ नहीं पाते थे। सो एक तरह से अनसर्टनिटी से सर्टनिटी की ओर बढ़ना, है ना। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कल्चर नोन एज कंपेरेटिव मेथड ऑफ कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट। ओके, सो पुराने समय के कल्चर को आज के समय से कंपेयर करना और क्या चेंजेस आए, इसे हम कहते हैं कंपेरेटिव मेथड ऑफ कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट्स। ओके, सो ये कुछ बेसिक पॉस्टुलेट थे जो कि चाहे वो जितने भी थिंकर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किए उनमें ये सारी चीज़ें कॉमन पाई जाएंगी। ओके, इन्हें बेसिक पॉस्टुलेट्स कहते हैं, राइट। कंसेप्ट ऑफ कल्चरल सिमिलैरिटी और कल्चरल पैरेलल, दैट इज सिमिलैरिटीज इन ट्रेट्स एंड कल्चर पैटर्न्स। मैंने बताया अलग अलग कल्चर में,
चाहे वो जोग्राफिकली अलग डिस्टेंट क्यों ना हो, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाना, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ फैमिली है ना, कंसेप्ट ऑफ टैबू, ये यहाँ पे ये हमारे यहाँ का स्ट्रिक्ट रूल है, राइट। इंसेस्ट को टैबू मानना, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि अलग अलग कल्चर में पाई जाती हैं। इसे हम कल्चरल पैरेलल कहते हैं, ये मैंने अभी समझाया था, राइट। कल्चरल इन्वेंशंस सिमिलर बिटवीन कल्चर सेपरेट बाय ज्योग्राफी विदाउट एनी जेनेटिक रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन दैट इज इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट इज नोन एज कल्चरल पैरेलल। बेसिकली जेनेटिकली कोई इनका रिलेशन नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी सेम डायरेक्शन एवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे होते हैं टाइमलाइन में, ओके। इसे हम कल्चरल पैरेलल कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। बेसिकली इस कंसेप्ट का ये कहना है कि पूरे जोग्राफिकल डिवीजन में, पूरे ग्लोब में जहाँ जहाँ कल्चरल सेंटर्स थे, राइट, वहाँ पे जो ह्यूमन माइंड था वो सिमिलर तरह के थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा था। क्योंकि सिमिलर थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा था, इसीलिए हम एक सिमिलर कल्चरल एवोल्यूशन पैटर्न फॉलो करते आए हैं हर एक कल्चर। मतलब कि पहले हम क्या थे, सैवेज, फिर बार्बरिज्म, उसके बाद सिविलाइज्ड। सो जो ह्यूमन थिंकिंग है, ह्यूमन थॉट पैटर्न है, ये भले हम जोग्राफिकली डिस्टेंट अलग दूर क्यों ना हो, लेकिन वो सिमिलर वे में चलती है हमारा थॉट प्रोसेस, ह्यूमन का थॉट प्रोसेस, ओके। So a group of human population geographically divided when subjected to similar environmental condition। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जोग्राफिकली डिवाइडेड हो, ठीक है, लेकिन सिमिलर जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस वो ह्यूमन बीइंग या ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग फेस करते हैं, तो दे डेवलप सिमिलर कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मतलब कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होते हैं तो उसमें आप सर्वाइव कैसे करोगे, उसको कोप कैसे करोगे, अडेप्ट कैसे करोगे, राइट। सो ये सिमिलर फैशन में प्रोग्रेस होता है। This reflects that distinct population of human beings have similar capability of development under same environmental conditions। इसे हम कहते हैं साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और ये एक और चीज़ प्रूव करता है कि रेस थ्योरी एंड रेसिज्म आर अगेन अ साइकोलॉजिकल येट मिथिकल कंसेप्ट, ओके। अब इसका एग्जाम्पल देखो, साइमल्टेनियस इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया एंड अमेरिका, ओके। Use of zero invented in Hind, Babylonia and Maya cultures. Invention of paper and printing in the east and west. So similar यहाँ पे environmental conditions जब हुए, okay, जब environment stable होगा तभी ना agriculture करोगे, wheat का, rice का, किसी भी चीज़ का, right? So जो human mind था same environmental condition में similar pattern में think करता है, okay? This is known as concept of psychic unity of मैनकाइंड। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। द कंसेप्ट डज नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस विच आर ड्यू टू लोकल फैक्टर्स, हेंस डाइवर्सिटी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस इन एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। अब देखो यहाँ पे अब एक पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। सो यहाँ पे उस कल्चर के अंदर उस डाइवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, राइट। इस चीज़ को क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने इसे सेकेंडरी सब्जेक्ट रखा है, मतलब कि डाइवर्सिटी की बात। दूसरी बात, क्योंकि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी हम सब जानते हैं, सो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। सो इन्वेंशन नाम का जो एक फैक्टर है, इसे भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया है, ओके। सो ये बेसिकली इनका बहुत बड़ा फ्लॉ बन जाता है, ओके। अगर क्रिटिसिज्म में पूछा जाए ऑफ क्रिटिसाइज क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट होगा। और ये इसका सबसे बड़ा बेसिक पॉस्टुलेट भी है, ओके। ये कॉमन पाया जाएगा सारे थिंकर्स में, सारे क्लासिकल एवोल्यूशनरी थिंकर्स में, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं जनरल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स में। सो जनरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, पहला, इन्होंने एक एवोल्यूशनरी स्कीम को यूज़ करके ये बताया कि हर कल्चर का जो डेवलपमेंट है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सेम एक यूनिलीनियर एवोल्यूशनरी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। जैसे कि स्टेज 1 टू स्टेज 2 टू स्टेज 3, ये सब जगह ग्लोबली हो रहा है। इनका सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन, इनका सबसे पहला कहना ये था, ओके। अब मॉर्गन ने क्या किया, सब डिवाइड कर दिया कल्चर ऑफ सैवेजरी, बार्बरिज्म इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन ऑफ ईच पीरियड। देखो टेक्नोलॉजी जैसे कि क्या, फायर हो गई, वेपन्स हो गए, टूल्स हो गए, इनके बेसिस पे एल.एच. मॉर्गन ने
सैवेजरी और बार्बरिज्म, जो कि सैवेजरी सबसे पहला स्टेप है, बार्बरिज्म दूसरा स्टेप है, इन दोनों को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडिल एंड अपर। ओके, किस बेसिस पे? इनके टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन के बेसिस पे, राइट? दैट इज पॉइंट सेकेंड। मॉर्गन्स क्लासिफिकेटरी ऑफेंसिव वर्ड्स वर रिप्लेस्ड बाय हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। देखो, जो इस तरह के टर्म्स है, सैवेज, बार्बरिज्म, ये इन्हें डिसेंट वर्ड नहीं माना जाता, इन्हें ऑफेंसिव वर्ड माना जाता है। तो इनके जो मॉर्गन ने क्लासिफिकेशन दिया था, इसमें इन वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया। सैवेजरी को किस में कर दिया? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटीज़ में, राइट? मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है जिसे रिप्लेस किया है। ओके, हॉर्टिकल्चरल ट्राइबल, बार्बरिज्म को रिप्लेस करके ये कह दिया। ओके, सिविलाइजेशन को रिप्लेस करके कहा प्री और प्रोटो स्टेट सोसाइटीज़। ओके, अब मैरिज में देखा जाए तो सोसाइटी में कैसा प्रोग्रेस रहा? सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, मतलब कि एक इंडिविजुअल मल्टीपल इंडिविजुअल्स के साथ मेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, मतलब कि जैसे मैरिज क्या होता है? एक बंधन होता है, आप फॉर द लाइफ टाइम उसी व्यक्ति के साथ रहेंगे, राइट? फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली आपका सारा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उस बंदे के साथ रहेगा, उस व्यक्ति के साथ रहेगा। लेकिन सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी में क्या होता है कि आप सपोज आप एक पॉपुलेशन का पार्ट हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ यू कैन मेट। सो ये एक तरह का मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है अगर देखा जाए तो इन सेक्सुअल चॉइसेस के मामले में। ओके, सो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी से हम कहाँ गए? पॉलीगैमी, मतलब कि ओके, सपोज 1 मेल मे बी 2 फीमेल्स। ओके, एक आदमी की 2 वाइफ से 3 वाइफ से, दैट इज पॉलीगैमी, राइट? अच्छा, वाइस वर्सा भी होता था, एक फीमेल उसके में भी 2 हस्बैंड्स। हिल ट्राइब्स में आज भी पाया जाता है ये। ओके, अभी हमारे लिए टैबू लगता होगा, लेकिन कुछ हिल ट्राइब्स है इसमें ये चीज़ कॉमन है कि फीमेल एक ही है लेकिन उसके हस्बैंड्स मल्टीपल होंगे। ओके, एंड दिस इज अ बिट कॉमन, राइट? 1 husband and multiple wives in specifically in the Muslim community, right? Then from polygamy to monogamy, मतलब कि 1 male 1 फीमेल, राइट? इसे हम मोनोगैमस रिलेशनशिप कहते हैं। सो इस मैरिज को फैक्टर, इस इंस्टीट्यूशन को अगर हम देखा, अगर मैरिज हम इंस्टीट्यूशन को देखें तो हमारा प्रोग्रेस कहाँ से हुआ? सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी टू पॉलीगैमी टू मोनोगैमी। किनशिप डिसेंट में देखा जाए तो पहले कहा जाता था कि मैट्रियार्कल सोसाइटी और मैट्रिलोकल रेसिडेंट्स थे, मतलब कि यहाँ पे जो मदर्स होती थी वो रूल करती थी, जो लेडीज़ होती थी, प्लस मैट्रिलोकल, मतलब कि जब लड़की की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के घर नहीं आएगी, उसका हस्बैंड उसकी माँ के घर में रहेगा, राइट? सो दैट इज़ मैट्रिलोकल, मतलब माँ के घर में रहना, मैट्रिलोकल, राइट? टू पेट्रियार्कल सोसाइटीज़, एवरीवन नोज अबाउट पेट्रियार्कल सोसाइटीज़, राइट? सो प्रोग्रेस यहाँ से मेट्रियार्की टू पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में हो गया। ऑल्सो पेट्रियार्कल रेजिडेंट, मतलब कि ससुराल जाना, राइट? नाउ कौन जाती? लड़की जाती ससुराल, राइट? दैट इज पेट्रियार्कल रेसिडेंट। देन फैमिली में देखा जाए तो कॉन्सैंगुइनल फैमिली टू मोनोगैमी फैमिली, मतलब कि सारे के सारे ब्लड रिलेशन एक साथ रहते। ओके, यहाँ से क्या चेंज हुआ मोनोगैमी में? अगर आप न्यूक्लियर फैमिली का एग्जाम्पल देखोगे तो फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, C1 C2 में भी, दिस इज न्यूक्लियर फैमिली। ओके, दिस इज मोनोगैमी फैमिली। ओके, अगर रिलीजन में देखा जाए तो प्रोग्रेशन कहाँ से है? एनिमिज्म टू पॉलीथीज्म टू मोनोथीज्म। देखो, एनिमिज्म मतलब कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ में आज भी कोई स्पेसिफिक ट्री है, कोई स्पेसिफिक एनिमल है, उसे पूजा जाता है, उसे देवता मान के उसे पूजा जाता है, उसे हम एनिमिज्म कहते हैं। नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को प्रे करना एनिमिज्म कहलाता है। इससे हम कहाँ शिफ्ट हुए? पॉलीथीज्म, मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस, जैसे कि ग्रीक गॉड्स हो गए, कोई थंडर का गॉड है, कोई फर्टिलिटी का गॉड है, कोई वाटर का गॉड है, सी गॉड है, राइट? दैट इज पॉलीथीज्म। टू मोनोथीज्म, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, राइट? इस्लाम है, सो दे बिलीव इन 1 गॉड, दैट इज मोनोथीज्म। सो रिलीजन के मामले में अगर सोसाइटी में देखा जाए तो कुछ इस तरह का प्रोग्रेस रहा है। ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो पहले हंटिंग गैदरिंग थे, राइट? शिकार करके खा रहे हैं, खाना खत्म, अगले हंट पे चलो, राइट? इसके बाद क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे आता है हमारा एग्रीकल्चर, राइट? गाय पालना, गाय दूध देती है, राइट? कंटिन्यूस सप्लाई होना, फिर बकरी भी पालते हैं, राइट? वीट, राइस, इन सब का एग्रीकल्चर करना। ओके, टू इंडस्ट्रियल लेबर,
एवरीवन नोज अबाउट दिस इंडस्ट्रियल लेबर, राइट? सो ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू जेम्स फ्रेजर, द प्रोग्रेशन ऑफ द बिलीव्स इन द सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम मैजिक टू रिलीजन टू साइंस. अब अगर बिलीफ सिस्टम की बात की जाए तो पहले लोग मैजिक, जैसे कि शमन्स होते थे, आज भी शमन होते हैं, कई ट्राइब्स होते हैं वहाँ पे शमन होते हैं. ओके, वो एक मैजिक हीलर्स होते हैं, एक तरह के कुछ पोशंस देंगे कुछ बीमारियां वगैरह ठीक करने के लिए. तो लोग पहले मैजिक पे बिलीव करते थे. उसके बाद धीरे से शिफ्ट हुए कहाँ? रिलीजन में. रिलीजन में भी कौन से? एनिमिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म, राइट? अब रिलीजन से हमारा शिफ्ट कहाँ हो गया? साइंस की ओर. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. ओके, सो बेसिकली यूरोप में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ, राइट, 19th सेंचुरी के अराउंड. सो ये हमारा लेटेस्ट अगर बिलीफ के मामले में प्रोग्रेस तो ये है. ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारे 3 इंपॉर्टेंट थिंकर्स. सबसे पहले हमारे E.B. टाइलर. ओके, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल समझाया. सो ये कहते हैं कि सर्वाइवल्स आर प्रोसेसेस, कस्टम, ओपिनियन जो कि परसिस्ट करते हैं. कैसे? बाय फोर्स ऑफ हैबिट ऑफ इंडिविजुअल्स इवन आफ्टर यूजिंग यूटिलिटी. हमारे हिंदुइज्म में कई ऐसे रिचुअल्स होते हैं, राइट? वो पुरातन काल में बनाए गए थे, लेकिन हैबिट के कारण वो आज भी, भले उनकी यूटिलिटी हो या ना हो, आज भी हम उसे फॉलो करते हैं. सो इसे हम कल्चरल सर्वाइवल कहते हैं. ओके, दे आर प्रूफ ऑफ अर्लियर कंडीशंस फाउंडिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स. ओके, सेकेंड, E.B. टाइलर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या प्रिमिटिव कल्चर, प्रोग्रेस्ड एंड एडवांस्ड कल्चर, क्या ये डिजेनरेट हो चुके हैं? ओके, कल्चर एज अ होल इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कल्चर हैव प्रोग्रेस्ड इन द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि वही बेसिकली यूनिलीनियर एवोल्यूशन को दर्शाना. ओके, इस पे इन्होंने बेसिक क्वेश्चन किया है. देन साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड समझाते हैं. वाई ऑल कल्चर्स हैड मैरिज, किनशिप, रिलीजन एंड फैमिली. ये कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, ओके, उस पॉपुलेशन को सर्वाइव कराने के लिए, जैसे कि मैरिज, किनशिप, रिलीजन, फैमिली. सो ये हर कल्चर में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ये दर्शाता है किस चीज़ को? साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को. ओके, मैनकाइंड आर इक्वली केपेबल ऑफ प्रोग्रेस अंडर सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये मैंने अभी समझाया था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के अंदर. मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस इन अ सिमिलर वे. ओके, डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर वेर ड्यू टू डेवलपमेंट, नॉट ओरिजिन रादर दैन डिग्री दैन काइंड. जो आज कल्चर में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो डेवलपमेंट के कारण करता है, ना कि ओरिजिन के. मतलब जो जेनेटिक सुपीरियोरिटी वाली बात है वो यहाँ पे डिबंक कर दिया उन्होंने. ओके, नाउ इंडिपेंडेंट डिस्कवरीज ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन यूनिलीनियर सीक्वेंस. एग्जाम्पल, Australian aborigines raising body scars like African tribe, circumcising like Jews and Arabs. इनका कहना है कि कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशन अगर उस यूनिलीनियर सीक्वेंस एवोल्यूशन का समझा जाए, कल्चरल एवोल्यूशन का, ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. बेसिकली देखो, जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स हैं, ये एक ट्राइब है. ओके, सो उनमें और अफ्रीकन ट्राइब में एक सिमिलैरिटी है. वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी को स्कार करते हैं, अपनी बॉडी को चोट पहुंचाते हैं. तो चोट से क्या होता है? स्कार बनता है, राइट? सो ये एक सिमिलैरिटी पाई गई कहाँ? अफ्रीकन ट्राइब और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स में, राइट? सिमिलर है ज्यूज एंड अरब्स में. ये चीज़ कॉमन होती है कि जो मेल प्राइवेट पार्ट होता है दे सर्कमसाइज उसे कर देते हैं. ओके, आपको सर्कमसिजन के बारे में पता होगा. सो दैट इज कल्चरल सिमिलैरिटी. ओके, now parallel evolution of cultural institution. पैरेलल मतलब कि वही अलग अलग जोग्राफिकल कल्चर्स हैं, यहाँ पे भी मैरिज का इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ओके, सो पैरेलली इवॉल्व होना किसी कल्चरल इंस्टीट्यूशन का. अब वो इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, रिलीजन हो गया, फैमिली हो गया. ओके, सो पैरेलली अलग अलग कल्चर जो कि जोग्राफिकली डिस्टेंट है एक दूसरे से, वो एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं. सो टाइलर ने एक बुक लिखी प्रिमिटिव कल्चर. ये बात करती है अबाउट एनिमिज्म. ये सबसे, अगर रिलीजन में देखा जाए तो सबसे पहला स्टेप था हमारा एनिमिज्म, दैट इज बिलीफ इन सोल. एनिमिज्म, देखो ये जो हमारा प्रोग्रेस था क्या था? एनिमिज्म टू पॉलीथिज्म टू मोनोथिज्म. ओके, सो द एनिमिज्म मीन्स बिलीफ इन सोल. ओके, एनिमिज्म, सोल मेक्स
अ बॉडी डेड और अलाइव। अगर सोल नहीं है तो डेड और अलाइव में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ओके, अब बॉडी सोल क्या होता है? इट कंप्राइजेस लाइफ इन लिविंग बीइंग। और घोस्ट सोल क्या होता है? इट कंप्राइजेस इन ड्रीम्स, इन नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, मेटाम्साइकोसिस इज ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब कि लिविंग बीइंग से यहाँ से वहाँ जाना। ओके, सो दैट इज मेटाम्साइकोसिस। कंटिन्यूस थियोरी स्टेट करता है कि दैट लाइफ सिमिलर टू अर्थली लाइफ इज कैरिड आउट। कहाँ मतलब कि आफ्टर डेथ। कंटिन्यूस थियोरी बेसिकली लाइफ कंटिन्यूस होती है, मतलब कि जो सोल की जर्नी होती है एक तो लाइफ बॉडी पे प्रेजेंट होती है, इस इंडिविजुअल के डेथ के बाद भी वो सोल अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। ओके, सो दिस इज नोन एज कंटिन्यूस थियोरी। देन रेट्रीब्यूशन थ्योरी ये स्टेट करता है कि जो गोस्ट सोल्स होते हैं दे आर रिवॉर्डेड और पनिश्ड बेस्ड ऑन देयर डीड्स। सो इस बिलीफ सिस्टम से क्या होता है कि जो प्रेजेंट जिंदा व्यक्ति है उनके सोशल बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो आप। ओके, सो बेसिकली क्योंकि उन्हें पनिश किया जाएगा या फिर रिवॉर्ड किया जाएगा, इस बिलीफ से जो व्यक्ति जिंदा है वो सोशली बिहेव करेंगे। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू मेन्स स्पिरिचुअल बींग्स आर ईदर बेनेवोलेंट स्पिरिट और मेलेवोलेंट स्पिरिट, मतलब या तो फ्रेंडली होते हैं या फिर हानिकारक होते हैं। ओके, concept of fetishism by Auguste Comte, spirits embodied to material objects living or non-living। बेसिकली फेटिशिज्म इस कंसेप्ट में ये कहना है कि लिविंग ऑब्जेक्ट में तो स्पिरिट्स होते ही, उसका अपना स्पिरिट होता है, उसका अपना सोल होता है। नॉन लिविंग का भी होता है, मटेरियल जैसे कि पेड़ हो गया, ऑल्दो इट इज़ लिविंग बट उसका भी अपना सोल होता है। स्टोन्स हो गए, रॉक्स हो गए। ओके, सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ फेटिशिज्म बाय ऑगस्ट कॉम्टे। अब फेटिशिज्म से क्या हमारा प्रोग्रेस हुआ? आइडोलेट्री में। आइडल मतलब कि आइडल की बात हो रही है यहाँ पे, किसे हमने आइडल बनाया। ओके, इज द प्रोग्रेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑल्टर्ड बाय वर्शिपर टू इंडिकेट स्पेशल फंक्शन और फीचर। हम आइडल किसे किसे बनाते हैं? जैसे कि भगवान विष्णु है, विश्व के पालनहार हैं, राइट। सो उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, उनका स्पेशल फीचर होता है। सो जब इस तरह के आइडल्स को वर्शिपर चेंज करता है, जो वर्शिप कर रहा है, राइट, इसे हम आइडोलेट्री कहते हैं, राइट। स्पेशल फंक्शन एज अबोर्ड फॉर अ स्पिरिट। सो हर स्पिरिट का एक अपना स्पेशल फंक्शन होता है। द प्रोग्रेस गोज फ्रॉम सोल टू फेटिशिज्म टू नेचर स्पिरिट्स टू सुप्रीम डेटी। ओके, मतलब गॉड इज वन, वो वाली बात। दिस विल बी पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे, एंड दिस विल बी पॉइंट 8। ओके, नाउ विद इन मैरिज पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस पैटर्न वॉज ऑब्जर्व्ड। मैंने बताया कि मैट्रीलोकल रेसिडेंस से कहाँ चेंज हो गया? पैट्रीलोकल रेसिडेंस में। ओके, नाउ E.B. Tylor opposed the work of armchair anthropologist, one who relies upon second-hand data who does not himself perform the field work। अब देखो, एंथ्रोपोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वर्क होता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क मतलब कि कुछ स्पेसिफिक थिंकर्स या कोई इंडिविजुअल है, वो एक आइलैंड या ट्राइब में जाता है, वो कहीं भी हो सकता है, आइलैंड में हो सकता है या फिर मेनलैंड में हो सकता है, राइट। ऐसा पॉपुलेशन जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से हटके है, वो वहाँ जाता है, वहाँ के लैंग्वेज समझता है, वहाँ की ग्रामर समझता है, वहाँ के लोगों का किनशिप सिस्टम क्या है, मैरिज सिस्टम क्या है, फैमिली कैसी होती है, सोशल रूल्स क्या हैं, सोशल टैबूज क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को समझता है। इसे हम कहते हैं फील्ड वर्क। अब आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं? देखो, पहले क्या होता था कि कारावांस होते थे, राइट। ये लोग जगह से जगह ट्रैवल करते थे और कुछ ना कुछ रिटन चीज़ें या फिर कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट, मटके, घड़े, ये सब चीज़ें लेके आते थे। सो जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा तो उस बेसिस पे, मतलब कि किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों देखा, उस रिकॉर्ड को ये रेफर करते थे और उस ट्राइब के बारे में अजम्पशंस बनाते थे। इसे हम आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, मतलब कि वो अपने 1 हैंड डिस्टेंस पे अपने चेयर पे बैठा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑब्जर्व कोई और कर रहा है। भाई आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जिस माइंड से, रिसर्च माइंड से जा रहे हो, वो कोई ट्रैवलर कैसे बता सकता है, राइट। तो इस तरह के एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, सो E.B. टायलर ने इन
इनके जो व्यूज़ थे इन्हें अपोज किया था। कहते हैं कि तुम तो वहाँ फील्ड में गए नहीं, तुम उस ट्राइब में गए नहीं, तो हाउ कैन यू से इस चीज़ को तुम स्पेसिफिक कल्चर के बारे में कैसे कंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो दीज वेर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ई बी टाइलर। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एल एच मॉर्गन में। ओके, सो इन्होंने क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम बनाया था। ओजीवा इंडियंस एंड इरोकस इंडियंस, यहाँ पे कॉमा आएगा। सो दे प्रूव टू बी कल्चरल सिंबलिज्म लाइक इनुइट उमा। ये देखो, ये सारे के सारे अलग अलग सिस्टम्स थे। इन सिस्टम में होता क्या है, जैसे कि आप अपने फादर की बहन, अपने फादर की सिस्टर को क्या कहते हो, बुआ कहते हो, राइट। सो ये एक क्लासिफिकेशन करना रिलेशन को, इसे क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम कहते हैं। सो ये सबसे पहला काम किन्होंने किया था, एल एच मॉर्गन ने किया था। ओके, अब ये अलग अलग सिस्टम्स हैं जिन्हें हम, ये सारे के सारे सिस्टम इंडिविजुअली और डिटेल में हम बाद में कवर अप करेंगे। ओके, ये भी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होगा। ओके, देन क्वेश्चनेयर टेक्निक इज फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाई एल एच मॉर्गन। देखो, क्वेश्चनेयर टेक्निक मतलब कि जैसे मैंने बताया आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसके बाद कौन आता है, फील्ड वर्क करने वाला। वो उस ट्राइब में जा रहा है, उस कम्युनिटी में जा रहा है, वहाँ पे रहता है, वहाँ के ग्रामर समझता है, लोगों से क्वेश्चन करता है उन्हीं की भाषा में। इस टेक्निक को हम कहते हैं क्वेश्चनेयर टेक्निक। ओके, सो फील्ड वर्क के अंदर एल एच मॉर्गन ने ये टेक्निक ईजाद की थी। ओके, एक्सप्लेन्ड एवोल्यूशन ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशन। फिर इन्होंने एक बुक लिखी, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंगुइनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। देखो, कॉन्सैंगुइनस रिलेशनशिप हमने लेक्चर में कवर किया था। कॉन्सैंगुइन मतलब कि ब्लड रिलेशन, एंड एफिनिटी मतलब कि कौन कौन रिलेटेड है एक दूसरे से, राइट। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ, ये इनमें ब्लड रिलेशन थोड़ी होता है, राइट, दे एफिनिटी में आते हैं। ओके, सो हर तरह के रिलेशन, एक फैमिली में किस तरह के रिलेशन होते हैं, इस पे एल एच मॉर्गन ने बुक लिखी थी। ओके, मैट्रीलिनियलिटी प्रेसीडेड पेट्रीलिनियलिटी, मतलब कि इनका भी यही कहना है, इनका भी यही ऑब्जर्वेशन था कि पेट्रीलिनियलिटी के पहले मैट्रीलिनियलिटी चलता था। ओके, प्रोग्रेस कहाँ से हुआ, फ्रॉम एंडोगैमी टू एक्सोगैमी ड्यू टू डिलीटेरियस बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनब्रीडिंग। देखो, इनब्रीडिंग में क्या होता है, एक ही पॉपुलेशन है, अब यहाँ और कोई अवेलेबल नहीं है, राइट। सो इस पॉपुलेशन के अंदर लोग आपस में मेट कर रहे हैं। अपने ब्लड रिलेटिव से मेट करना मतलब कि जो डेंजरस जीन्स आपके पेरेंट के थ्रू आपको मिला, वो सेम जीन आपके ब्लड रिलेटिव में भी होगा, राइट। सो अगर आप वो दो इंडिविजुअल्स मेट करते हैं, सो उस तरह के हानिकारक जीन जब डोमिनेंट बन जाते हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, काफ़ी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। सो वो जब दो जीन्स इनके ऑफस्प्रिंग में मिलता है, तो वो बेबी का डेथ इंश्योर हो जाता है। ओके, वो बहुत ज़्यादा डिजीज्ड होगा। ओके, सो इसे कहते हैं डिलीटेरियस बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, ऑफ व्हाट, इनब्रीडिंग। Now, the society progressed from sexual promiscuity to 16 stages in between to lastly and presently monogamy. इनका कहना है कि सबसे पहले क्या था, जब हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब थी, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी ज़्यादा थी, मतलब कोई भी किसी के साथ मेट कर सकता था। उस पहले स्टेज से उसके बाद 16 स्टेजेस और आए, मतलब फैमिली वो सब चीज़ों के। ओके, और प्रेजेंट में क्या है, मोनोगैमी। सो ये हमारा प्रोग्रेस रहा है। सो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी और मोनोगैमी के बीच में 16 और स्टेजेस रहे हैं। ओके, इनके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप मेंशन कर सकते हो इस चीज़ को। ओके, he envisioned human history containing ethnical periods and ethnical periods of savagery, barbarism and selection. Basically वही यूनिलीनियर एवोल्यूशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया। ओके, ईच पीरियड हैज़ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड एग्जिबिटेड स्पेसिफिक मोड ऑफ लाइफ, राइट। जैसे कि ई.बी. टायलर का हमने देखा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बेस में उन्होंने हर स्टेज को सब डिवाइड कर दिया, राइट। नाउ specialization of ethnical periods placed specific culture in his classification of ethnical periods. Okay, so उस पीरियड के स्पेसिफिक कल्चर या ट्रेड के हिसाब से उन्होंने सब डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ cultural survival were evidence to prove mankind has reached advanced civilizational stages of culture. I hope ये clear है। Sequences of family organization, kinship terminology, descent pattern, socio-political organization, इन सब के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे। kinship terminology क्या है, descent pattern क्या होता है। ओके,
इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ओके, एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन. सो इन सारे टर्म्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्रेस किया. ओके, किनशिप बेस्ड सोसाइटी प्रीसीडेड स्टेट फॉर्मेशन. मतलब कि आज जो स्टेट है, स्टेट मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है. ओके, इसके पहले इनिशियल स्टेज में क्या था, किनशिप. सो किनशिप सिस्टम से इवॉल्व होके हम स्टेट सिस्टम में आज प्रेजेंट हैं. ओके, नो कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन अर्ली स्टेज, एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टॉटमिज्म एंड किनशिप. देखो टॉटमिज्म क्या होता है. टॉटम मतलब कि एक पेड़ या फिर किसी एनिमल को अपना देवता मान के उसे पूजना, उसे टॉटमिज्म कहते हैं. ओके, सो पहले के स्टेज में, अर्ली स्टेज में कोई इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं था, क्योंकि आप नोमैड थे, राइट. नोमैडिक लाइफ थी, आपने हंट किया, खा गए, ख़त्म, आगे बढ़ गए. वहाँ रुकने का क्या है. जब एग्रीकल्चर आया, जब आदमी किसी पीस ऑफ लैंड को ओन करने लगा, जब अपना एरिया खेत बनाएगा तभी ना उस पर खेती करेगा, राइट. सो यहाँ से वो जो एग्रीकल्चरल लैंड था, उस व्यक्ति को उस ज़मीन पे बांधना शुरू कर दिया. सो यहाँ से आता है क्या, इनहेरिटेंस पैटर्न. ओके, देन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टॉटमिज्म एंड किनशिप. इनके बीच में क्या रिलेशनशिप था, ये भी हम आगे डेप्थ में कवर करेंगे. तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे किसके, एल.एच. मॉर्गन के. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजर के कॉन्ट्रीब्यूशंस. सोसाइटी हैज़ पास थ्रू मैजिक, रिलीजन एंड साइंस. Savagery is the source from which all civilization have derived from. Okay, सबसे पहला स्टेज था savagery. Try to understand savagery in hope to understand complex civilization. इनका कहना है कि अगर आज के complex civilization को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आप savagery को समझो. वहाँ पे क्या, किस तरह के thought process होते थे, किस तरह से लोग कोऑपरेट करते थे, उस वक्त की लैंग्वेज क्या होगी. ओके, टैबू इज ग्राफ्टेड विद गिफ्ट्स ऑफ लॉ एंड मोरालिटी. देखो टैबू ना हो तो फिर सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी वाली जो बात होती है वो हो जाएगी. ओके, सो टैबू को एक तरह से क्या, सोशल लॉ और मोरालिटी इन्फोर्स करने का एक फैक्टर माना जाता है. इन्होंने एक बुक लिखी, टॉटमिज्म एंड एक्सोगैमी. ओके, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ सोल फॉर ओरिजिन ऑफ टॉटम. टॉटम मतलब कि कोई एनिमल, कोई पेड़ हो गया या कोई जानवर हो गया. ओके, सो यहाँ पे थ्योरी ऑफ सोल, यहाँ पे इन दोनों कंसेप्ट को इन्होंने मर्ज किया था. ओके, बिलीफ ऑफ डेड पीपल रिसाइडिंग इन एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज एंड बर्ड्स. अब मैंने कहा कि टॉटमिज्म में पेड़ या फिर किसी जानवर को उसकी पूजा करते हैं. सो बेसिकली होता क्या है, जब इनके एंसेस्टर ख़त्म हो जाते हैं तो उस ट्राइब का ये बिलीफ होता है कि उन एंसेस्टर की सोल इस ट्री में है या फिर उस स्पेसिफिक एनिमल पे है, इसीलिए उनको पूजा जाता है. ओके, पे रिस्पेक्ट टू देम, किलिंग देम इज़ अ टैबू. इस तरह के टॉटम को मारना उन्हें कम्प्लीटली टैबू होता है और उन्हें पूरा रिस्पेक्ट देना होता है. ओके, एग्जाम्पल्स क्या है, अरुंता ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टॉटमिज्म अमंग देम इज रिगार्डेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी. बेसिकली अगर उस पॉपुलेशन में, अरुंता ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो औरतें जब कंसीव करती हैं, राइट, सो प्रेगनेंसी एक आशीर्वाद माना जाता है किसका, टॉटम का, जो कि वो पेड़ हो सकता है या फिर जानवर हो सकता है, बेस्ड अपॉन देयर बिलीफ. ओके, सो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जे.जी. फ्रेजर के. और नेक्स्ट पॉइंट, ही एक्सप्लेन दैट टॉटमिज्म केम फ्रॉम फीमेल साइड. इनका कहना है कि जो लेडीज माइंड है, इस चीज़ को उन्होंने इन्वॉल्व किया था, टॉटमिज्म को. टॉटम्स बिकेम हेरिडिटरी, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट करना. ओके, एक्सोगैमी वॉज डेवलप टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग. एक्सोगैमी मतलब कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, यहाँ इसके अंदर के लोग आपस में शादी नहीं करेंगे, यहाँ की अपनी यहाँ पे कन्या दान कर दिए इस ट्राइब के अंदर, यहाँ इन्होंने अपनी कन्या यहाँ दान कर दी, इसे एक्सोगैमी कहते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैजिक वेयर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी लाइक प्रोड्यूसर्स लाइक एंड लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, वंस इन कॉन्टैक्ट ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट. ये कुछ सिंपल उनके लॉ थे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैजिक. ओके, मैजिशियंस बिकेम प्रिंसिपल रिलीजियस स्पेशलिस्ट एंड हेंस वॉज बॉर्न रिलीजन. अब इनके जो शमन होते थे ये अब एक अथॉरिटेटिव फिगर बनने लगे, रिलीजियस स्पेशलिस्ट. ओके, उस वक्त क्या था, ट्राइब वगैरह में टॉटमिज्म में क्या होता है, जो शमन्स ये सब होते हैं, रिलीजियस हेड होते हैं, वो हर चीज़ को डिफाइन करते हैं, चाहे वो सोशल लॉ हो, कौन किससे शादी करेगा, किस तरह से चीज़ें प्रोसीड करेंगे. ओके, सो यहाँ से जब रिलीजियस हेड अथॉरिटेटिव बनने लगे तो यहाँ जन्म हुआ किसका, रिलीजन का. साइंस इक्विप्ड मैन विद स्किल्स टू मैनिपुलेट नेचर. जेम्स
फ्रेजर का कहना है, राइट. बिलीफ इन सोल लेड टू एनिमिज्म, देन प्रोग्रेस टू टोटेमिज्म, देन टू एक्सोगैमी. Okay, these laws were to be respected, which was known as taboo. So ये कुछ contributions थे जेम्स फ्रेजर के. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इन क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स का क्रिटिसिज्म क्या है. सो पहला पॉइंट है, कल्चरल एवोल्यूशन इज नॉट सीक्वेंस एज प्रपोज्ड इन एवरी कल्चर ऑफ द ग्लोब. क्रिटिसिज्म ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले बार्बरिज्म थे, फिर उससे ये बने, फिर उससे वो बने. एवोल्यूशन, कल्चरल एवोल्यूशन यूनिलीनियर पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक था. ओके, एंड कैरेक्टरिस्टिक एवोल्यूशन वाज सॉट टू बी इंडिपेंडेंट. एग्जाम्पल क्या है, हवाइयंस हैव किनशिप सिस्टम सेट टू बी अर्ली अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्कीम. अगर ये यूनिलीनियर कल्चरल एवोल्यूशन देखा जाए तो हवाइयंस के पास, हवाई में जो ट्राइब रहते हैं उनके पास किनशिप सिस्टम होना ही नहीं चाहिए था. उस हिसाब से काफ़ी एडवांस्ड हो गए. ओके, नाउ दे हैव एग्रीकल्चर, दे वर हाईली स्ट्रैटिफाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ऑलरेडी वहाँ पे हवाइयन ट्राइब में. ओके, एग्जाम्पल 2, एस्टेक्स हैड नो आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस, दे हैड स्टेट गवर्नमेंट एंड डेवलप्ड सिस्टम ऑफ राइटिंग. अब किसी ट्राइब में राइटिंग वगैरह तो कॉमन, आज के ट्राइब में अगर आप देखो तो क्या वहाँ पे राइटिंग कॉमन है? नहीं होती, राइट. फीचर है एक सोसाइटी के लिए. ओके, दे हैड स्टेट गवर्नमेंट एंड डेवलप्ड सिस्टम ऑफ राइटिंग. सो ये इनका जो पहला पॉइंट है, जो कि कहना है कि हर कल्चर एक यूनिलीनियर पैटर्न में इवॉल्व होता है, इसे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करती है. ओके, सेकेंड पॉइंट, दे एक्सप्लेन कल्चरल सिमिलैरिटी बाय साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. मैंने बताया था सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में हर व्यक्ति कल्चर के अंदर सेम थॉट रखता है उसे कोप कैसे करने का, है ना. बट दे कुड नॉट एक्सप्लेन वाई डाइवर्स कल्चर राइज इन सेम जोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स. देखो कई ऐसे जोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स होते हैं जहाँ की बहुत डाइवर्स कल्चर, जिनके कल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत अलग होते हैं, तो वो सेम जोग्राफिकल इन्वायरमेंट में कैसे पैदा हो गए, अगर यहाँ पे साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड सच है तो, है ना. एंड वाई सिमिलर कल्चर्स राइज इन डिफरेंट जोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स. भाई एक अफ्रीका है, एक यूरोप है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ रही होंगी उस वहाँ की ट्राइब में, राइट. तो इनका यही कहना है कि यहाँ पे इतना हीट होता है अफ्रीका में, यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग है, यूरोप में अलग है, यहाँ अलग ठंडी पड़ रही है, राइट. वहाँ के जो पहाड़ है एल्प्स से, वहाँ से ठंडी हवाएं आ रही है. तो ये अलग अलग जोग्राफिकल इन्वायरमेंट में सिमिलर कल्चर कैसे पैदा हो गए. तो ये जो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है इसे डिबंक करती है, मतलब इसे डिनाई करती है. डिफरेंट एनवायरमेंट अलाउज डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कल्चर. एग्जाम्पल, पॉलीगैमी मैरिज ओरिजिनेटेड ड्यू टू विमेन इन ग्रेट नंबर इन अ कल्चर, वाइल. देखो पॉलीगैमी मैरिज ओरिजिनेट होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो जो महिलाएं हैं वो ग्रेट, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन थी उनकी किसी कल्चर के अंदर, या फिर ये भी हो सकता है कि women contributing labor to food economy in a culture, or it could be due to social prestige. कोई भी फैक्टर हो सकता है. The different stages of cultural development is not same for all cultures. Okay, evolutionists could not explain why hunting gathering societies still exist. देखो अगर हम यूनिलीनियर फैशन में इवॉल्व कर रहा है हमारा कल्चर, तो फिर उस हिसाब से आज की सिविलाइज स्टेट में हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए. वो क्यों पीछे रह गए एवोल्यूशन में? आज की डेट में कोई ट्राइब एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, राइट. वाइल ग्रेटर सिविलाइजेशन आर थ्राइविंग, दिस प्रैक्टिस ऑल्सो एग्जिस्ट इन पार्ट्स ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमिक. अच्छा, ये जो ट्राइब वाली बात है ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, देयर आर अमेरिकन ट्राइब्स. अमेरिकन में जो रेड इंडियंस होते हैं वहाँ पे भी ट्राइब है, जो सबसे एडवांस्ड इकोनॉमिक सोसाइटीज़ है, वहाँ पे भी हंटिंग गैदरिंग इस तरह की सोसाइटीज ट्राइब्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल है pastoralism in Scotland, example in many African and American tribes, they developed agricultural practice switching from hunting and gathering without pastoralism. मतलब कि हंटिंग एंड गैदरिंग से सीधा स्विच कर गए कहाँ? एग्रीकल्चर में. पैस्टरलिज्म को कम्प्लीटली स्किप कर दिया उन लोगों ने, कुछ ट्राइब्स ने. ओके, सो यहाँ पे जो यूनिलीनियर फैशन था, स्टेज 1 टू स्टेज 2 टू स्टेज 3, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया वो वहम. एग्जाम्पल 2, इंडियन इंडस्ट्री के बारे में सबको पता है, दे डेवलप्ड विदाउट ट्रांसलेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस है ही कहाँ इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में, राइट.
एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर चले गए, राइट। एग्जाम्पल 3, अफ्रीकन्स विटनेस्ड आयरन एज राइट आफ्टर स्टोन एज। ओके, नंबर 5, एवोल्यूशनिस्ट वेर आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एल.एच. मॉर्गन हो गए, ई.बी. टायलर, ये अपने यूरोप में बढ़िया बैठ के वहाँ से जज कर रहे थे कि अमेरिका की ट्राइब कैसी है, इंडिया की ट्राइब कैसी है। इन्हें हम कहते हैं आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये खुद नहीं गए वहाँ पे डेटा कलेक्ट करने। ओके, सो एक सबसे बड़ा इनका फ्लॉ है। एवोल्यूशनिस्ट्स कंप्लीटली इग्नोर्ड द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स बाय माइग्रेशन। अब भाई अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, ये भी तो पॉसिबल, अब उनमें कुछ सिमिलैरिटी पाई गई तो कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं किया। लोगों के बीच में माइग्रेशन होता, राइट, अपने कंसेप्ट यहाँ से वहाँ चेंज करते वो लोग, तो कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन को कंप्लीटली इन्होंने स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया। ओके, एवोल्यूशनिस्ट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन, डिस्कवरी और इन्वेंशन विच एसेंशियली इज बिकॉज ऑफ सोशल नीड। देखो जितने भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, ओके, एल.एच. मॉर्गन ने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उन टूल्स, यूज ऑफ फायर टूल्स, ये सब के कारण ही वो सब डिवाइड कर पाए किन्हें, बार्बरिज्म, सैवेजरी, ये सब क्लासेस को, ये 3 स्टेजेस को, राइट। लेकिन ये सब बना कैसे, उस कल्चर में स्पेसिफिक इन्वेंशन हुई होगी, कोई तो इन्वेंटर बैठा होगा ना भाई उस पॉपुलेशन के अंदर। सो डिस्कवरी और इन्वेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इस चीज़ को क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने एक्सप्लेन किया ही नहीं, इसे इंपॉर्टेंट माना ही नहीं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिकल एवोल्यूशन थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली थ्योरी डिस्कस करेंगे। ओके, सो माय नेम इज़ ओशिन तिवारी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।